और आज बात होने वाली है रामकृष्ण फोर्जिंग के टॉप मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी एक्सपोर्ट के आउटलुक पर। कंपनी ने जो नए फंड जुटाए हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, कुछ ऐसे सवालों के जवाब हम उम्मीद करेंगे मैनेजमेंट से। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ये देते हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग जो है ये ऑटो और नॉन ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली देश की एक दिग्गज कंपनी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी ये है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में कंपनी की मौजूदगी है। यूरोप से 115 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनको मिला है। रेलवे, वैगन, इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए का भी काम ये लोग करते हैं। तो मेरे साथ अब जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी और सीएफओ ललित कुमार खेतान साहब। खेतान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो जो फंड रेजिंग आप लोगों ने की है, अगर कुछ डिटेल दे सके किस फॉर्मेट पे ये फंड रेजिंग होगी और फिर इसका इस्तेमाल क्या होगा। क्या हम ये माने कि आप अपने डेट को कम करेंगे इस नए फंड से? जी हाँ, ये फंड रेज जो हमने किया है, ये बेसिक रीजन इसका ये है कि प्रमोटर इक्विटी बढ़ रही है कंपनी में। प्रमोटर का स्टेक जो 46.27 था उससे बढ़ के 47.41 हो रहा है। और ये एक डायरेक्शनल फंड रेज है टुवर्ड्स अल्टीमेटली टू इंक्रीज द प्रमोटर शेयर होल्डिंग टू 50%। सर्टेनली आपने जो कहा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मेजोरिटी ऑफ ये फंड हम डेट रिडक्शन के लिए ही यूज करेंगे। ओके, आपने एक्सपेंशन प्लान्स पिछली बार जब आप आए थे कार्यक्रम में आपने शेयर किए थे। क्या ये जो नया फंड है उसका कुछ हिस्सा आपके नए एक्सपेंशन प्लान में भी जाएगा? हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है और उसके जो इंटरनल एक्रूवल्स आ रहा है, हमारा एक्सपेंशन प्लान मेरे ख्याल से इंटरनल एक्रूवल से पूरा हो जाएगा एंड इस फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम जिस ग्रोथ पाथ पे हैं वहां पे हमारे पास कैश एक्रूवल्स काफी अच्छा है। हम लोग ये एक्सपेंशन करते रहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे बाजार की रिक्वायरमेंट होगी, ग्राहकों की रिक्वायरमेंट होगी, हम एक्सपेंशन जरूर करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से हमारा जो इंटरनल एक्रूवल है वो काफी होगा। ओके, यहाँ पर आप हमारे साथ हैं खेतान साहब, तो मैं आपसे कुछ और सेक्टर की और ग्लोबल डिमांड की बात भी करना चाहूँगा। पहले बात करते हैं कमोडिटी प्राइसेस। हमने देखा है कि काफ़ी हद तक कम होते दिखाई दिए हैं। पिछली बार हमारी बात हुई तब काफ़ी हायर लेवल पर थे। यहाँ से फ्यूल कॉस्ट भी कम हो रहा है, फ्रेट रेट भी कम हो रहे हैं। क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है? आपके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं इसकी वजह से? नहीं, हमारे सेक्टर में सर ये जो स्टील है वो स्पेशल स्टील है, वहां पर कमोडिटी प्राइसेस कम नहीं हुई है। वो उसी लेवल पर मेंटेन है और मैं बोलूंगा थोड़े अभी भी फर्मनेस है उस स्टील में। हाँ, बट हमारे को जो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा स्टील पास थ्रू है। तो अगर ये बढ़ता है और घटता है, ये टोटली पास थ्रू होता है हमारे कस्टमर्स को। करेक्ट। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये पूरा कस्टमर्स को पास ऑन हो जाता है, ये तो अच्छी बात है कंपनी के लिए खास तौर पर। इस समय चूंकि इंटरनेशनल बिजनेस भी है आपका काफ़ी हद तक, ग्लोबल सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? यूरोप में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा टर्मोइल है, इन्फ्लेशन भी वहाँ पर बढ़ रहा है, और डिमांड क्या है कि डिमांड का सिचुएशन इस समय कैसा है यूरोप में? देखिए, सर्टेनली इंडिया की पोजीशन बेहतर है बाहर की अपेक्षा। यूरोप थोड़ा सा सबड्यूड है। नॉर्थ अमेरिका अच्छा कर रहा है अभी, ग्राउंड पे स्थिति काफी अच्छी है। लेकिन यूरोप में भी हमको दिख रहा है डिमांड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ रही है और वो आ रहा है बेसिकली। देखिए, वहां पे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर प्रॉब्लम है। सो पीपल हैव टू इम्पोर्ट मोर। लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे कुछ ओईएम्स और टीयर 1 कस्टमर्स हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है हमको आने वाले समय के लिए। और हमें आने वाला समय यूरोप में भी डिमांड काफी बढ़ती दिख रही है। ओके, डिमांड यूरोप में बढ़ती हुई दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें पहले, तो इस इंडस्ट्री में का आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि हमने देखा है कि भले ही इन्फ्लेशन जो है वो ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन डिमांड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी बढ़ती हुई दिखी है। किस तरह का इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर, आपकी इंडस्ट्री पर पड़ता है? देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट पूरा डिपेंडेंट है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी करती है तो कमर्शियल व्हीकल निश्चित रूप से अच्छा करेगी। और आज भारत की इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। फ्रेट रेट्स अच्छे हैं और इन सब को लेकर हमको सीवी मार्केट काफी अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि हम एक बुरे दौर से उबर कर बाहर आए हैं, पिछले 2 सालों के, जो हमारा कोविड का दौर था और सीवी साइकिल भी उस समय डाउन था। तो वो सीवी साइकिल का अब अप साइकिल की शुरुआत है ये। और आने वाले 2-3 साल सीवी के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं हमें। सप्लाई की स्थिति कुछ बेहतर हुई है खेतान साहब पिछले कुछ समय में? यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स दिखे थे क्योंकि हम देख रहे थे चाइना से सप्लाई हिट हुई थी। क्या वो स्थिति बेहतर हुई है? आप चिप शॉर्टेज की बात कर रहे हैं शायद, जो चिप की शॉर्टेज के कारण थोड़ी सप्लाई की स्थिति में लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो काफी हद तक इंप्रूव हो गई है एंड आई विल से मेजोरिटी ऑफ द चिप सप्लाई हैज बीन सॉर्टेड आउट।
और हम आई विल मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सॉल्व हो गई है, लेकिन हम काफी बेहतर स्थिति में है जो हम 6 महीने पहले थे। अब उसको लेकर प्रोडक्शन पर उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ओके, चलिए, तो यहाँ स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है सेमीकंडक्टर की स्थिति। मुझे याद है पिछली बार जब हमारी बात हुई थी खेतान साहब, आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी आपकी कंपनी काफ़ी बुलिश है, वहाँ पर भी क्योंकि रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहेगी। क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ समय में? किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपने बनाई हैं? कितना आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिस्सा होने की उम्मीद की जा सकती है आने वाले 3 से 5 साल में? जी, हमने एक अपना प्लान बनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके भी, लेकिन ये मार्केट काफ़ी डायनामिक है और अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अभी आज के दिन हमारे रेवेन्यू करीब 3% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आ रहा है और हम आने वाले 2 वर्षों में टारगेट कर रहे हैं कि 8 से 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आए। क्योंकि देखिए हमारे ओईएम्स और हमारे अदर कस्टमर्स काफ़ी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर और हम उनके लिए पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं। और हम कुछ डिस्कशन में हैं अन्य लोगों के साथ जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आने वाले समय में हम वो भी आपको बताएंगे जब हम उसको कोई फर्म प्लान होगा। लेकिन हम भी काफी एक्साइटेड और काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एंड हम इसके ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमको भी एक अच्छा शेयर मिले इस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ आ रहा है। आरकेएफएल को भी एक अच्छा शेयर मिले उसका। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा खेतान साहब, नए क्लाइंट्स आपने कितने ऐड किए हैं पिछले क्वार्टर में, और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए? किस तरह आपके क्लाइंट एडिशंस का जो प्रोग्रेस है वो चल रहा है? सर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पिछले क्वार्टर भी हमने कस्टमर भी ऐड किए थे, नए प्रोडक्ट भी ऐड किए थे और ये आने वाले समय में जारी रहेगा। हम अपने जो सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ वॉलेट शेयर बढ़ा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और ओईएम्स को भी ऐड करते जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमें ये दिख रहा है कि ये आने वाला समय बहुत अच्छा और हम एक्सपोर्ट्स पे काफी एग्रेसिव रहने वाले हैं और हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारी नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खेतान साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। रामकृष्ण फोर्जिंग के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो फंड रेज कर रही है कंपनी, उसका इस्तेमाल यहाँ पर डेट को कम करने के लिए किया जाएगा। उसके अलावा यूरोप में डिमांड की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार फोकस में है और वहाँ पर जो है आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ने हमको बताया कि किस तरह जो कंपनी पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल डेट कम करने में होगा। यूरोप में यहाँ पर ग्रोथ लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ईवीज पर फोकस है। लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? 207 रुपये पे रामकृष्ण फोर्जिंग का स्टॉक है। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं, शर्मिला जोशी, करते हैं शो में उन्हें शामिल। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस समय क्या कॉल है रामकृष्ण फोर्जिंग पर आपका? पॉजिटिव कॉल है, बायर रेटिंग देंगे इसको एंड विद अ टारगेट ऑफ क्लोजर टू 250। मेरे हिसाब से जिस तरह से आपने हाईलाइट किया, काफी उनकी बिजनेस आउटलुक काफी अच्छा है, वेदर इट इज डोमेस्टिक, वेदर इट इज इंटरनेशनल, क्लाइंट एडिशन, ऑर्डर विन, प्रोडक्ट, ये भी इन सब जो इनकी इनिशिएटिव्स है उससे भी अच्छी ग्रोथ आगे चलकर होगी। और उसके साथ साथ एक पैरामीटर रहता है कि पर व्हीकल कितना कंटेंट है, तो वो भी आगे चलकर इंक्रीज होने की बात है। तो ओवरऑल नॉट जस्ट द इंडस्ट्री बट द स्टॉक दोनों के काफी पॉजिटिव, इट्स टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू है और एज आई सेड टारगेट ऑफ 250 ऑन द लॉन्ग टर्म। ओके, लंबी अवधि के लिए 250 रुपये तक के टारगेट आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, लंबे समय का नजरिया रखना चाहिए, तब आपको मिलेगा फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक पर वो कॉल देने के लिए।